Hello everyone. I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इखरा IAS करंट अफेयर चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपके एग्जाम के लिए 7-8 दिन बाकी है। सो बेसिकली मेरा क्या सजेशन है आप लोगों के लिए, जो भी आप पढ़े हैं उसको अच्छे तरीके से रिविजन करिए, कुछ नया मत पढ़िए। जो भी कॉन्सेप्ट्स जो भी आप पढ़ चुके हैं बट थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो उसको आप क्लियर कर लीजिए। ओके, मेक ए नोट ऑफ, इतने तो आप टेस्ट लिखे होंगे। जो भी आप टेस्ट लिखे हैं वहाँ पे आपको क्या नेगेटिव से मालूम हो गया शायद। लाइक ज्योग्राफी में आपको ड्रेनेज सिस्टम उतना अच्छे से पता नहीं होगा। ओके, मे बी फिजियोग्राफी में कुछ मिस्टेक हो गए, तो आप नेगेटिव जो भी देख लिए वो नेगेटिव हर टॉपिक पे। लाइक जनरली पॉलिटी में एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ पे इतने एक्ट्स होते हैं, उनके फीचर याद रखने के लिए मैक्सिमम बच्चे क्या है, लड़के ये कंफ्यूज हो जाते हैं आंसर करने के लिए। तो फीचर्स प्रॉपरली एक जगह के एक एक्ट के नहीं याद कर सकते हैं। सो वो एक मिंगल हो जाते हैं फीचर्स डिफरेंट डिफरेंट एक्ट से, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू देम। तो इस तरीके से 0 आवर में, क्वेश्चन आवर में, उस हिसाब से बजट में कौन से डायरेक्ट है, कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस है, स्टेट के बजट क्या है, तो इस तरीके से नेगेटिव्स आपके वो पता ही होगा कि कहाँ कहाँ पे आप लैग कर रहे हो। आप बस ये 7 दिन उसी पे ध्यान दीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसी पे ध्यान दीजिए, आपको और कुछ नया पढ़ना नहीं है। और जो भी आप पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करिए आधा दिन। जो भी आपके नेगेटिव्स है उनको आप क्या करें, फिर से थरो करिए। दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, राइट। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी रिलेटेड टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी की टाइमलाइन और व्हाट आर द आर्टिकल्स जो भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं बाय द 101 अमेंडमेंट एक्ट। 101 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया है अपने कंट्री में। ठीक है, अभी एक रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जीएसटी के ऊपर। ओके, एंड दैट पर्टिकुलर जजमेंट was on the what a case filed by मोहित मिनरल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, वो केस में सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे से इंटरप्रिटेशन किया है कि फिजिकल फेडरलिज्म है क्या। और ये फिजिकल फेडरलिज्म में फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल यूनिट्स जो भी स्टेट गवर्नमेंट से उनका रोल क्या रहेगा, ओके, एंड यूनियन गवर्नमेंट का रोल क्या रहेगा। सो ए प्रॉपर इसका तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि जजमेंट में क्या हुआ था, कौन जीते कौन हारे, ये भी बोलूँगा। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एनालिसिस भी करेंगे, हम उसको तोड़ के देखेंगे कि असल सुप्रीम कोर्ट का क्या है उसमें उनकी राय, ओके, विद रिगार्ड टू जीएसटी की फंक्शनिंग के हिसाब से। और हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल, और जीएसटी काउंसिल के जो भी रिकमेंडेशंस है, क्या स्टेट गवर्नमेंट्स वो उसको बाइंडेड है वो फॉलो करने के लिए और नॉट बाइंडिंग है, ये भी पढ़ने वाले हैं हम। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस किया गया है इन दिस हिंदू एडिटोरियल में। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आपको पता है, अनकोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कंटेंटिव फेडरलिज्म, ये एक नई चीज होगी जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल टू द लेक्चर सो दैट यू कैन प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड व्हाट इज इज ऑल अबाउट। क्योंकि फिजिकल फेडरलिज्म मतलब है टैक्स फेडरलिज्म। टैक्स फेडरलिज्म का मतलब है, आपको पता ही है, सेवेंथ शेड्यूल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद व्हाट, लिस्ट सिस्टम। विच सिस्टम, लिस्ट सिस्टम का मतलब है यूनियन गवर्नमेंट किस किस पे लॉ बनाना, कौन से कॉन्टेक्स्ट पे लॉ बनाना मैटर्स पे, दैट इज प्रेजेंट इन यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट मींस कौन से स्टेट मैटर्स पे स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट जो ऐसे मैटर्स है जिसपे बोथ स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। ओके, सो 7th शेड्यूल में ये प्रॉपरली लिखा हुआ है। और ये भी नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है, लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट है, यहाँ पे फाइनेंशियल और टैक्सेशन एस्पेक्ट्स भी मेंशन किए गए हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन से पावर्स है टू टैक्स ऑन व्हाट एस्पेक्ट्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से पावर्स है टू टैक्स ऑन व्हाट एस्पेक्ट्स। तो ये फिजिकल फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेटरी दिया गया है और ये फॉलो करना है। और इसको क्या हुआ बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। और पर्सपेक्टिव अहेड, और क्या हो सकता है आगे जाके विद रिगार्ड टू दिस जीएसटी की फंक्शनिंग इन अवर कंट्री। ठीक है, तो ये हम पूरे पढ़ने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। आपको तो पता होगा, एक सिंपल थिंग मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। ठीक है, आई विल जस्ट टेक ए न्यू पेपर, राइट। यहां पे देखिए आप, पहले एप्पल की कंपनी एप्पल मैन्युफैक्चर करके गुजरात में यहाँ पे सेल करती थी। गुजरात के बाद आती थी बंगाल में सेल करती थी, बंगाल के बाद हमारे हैदराबाद में करती थी। अब स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस है, तो गुजरात के गवर्नमेंट टैक्सेस, स्टेट टैक्सेस अलग अलग टैक्स रेट्स पे रखेंगी। सेल्स टैक्स इनके पास अलग होगा, सेल्स टैक्स इनके पास अलग होगा, सेल्स टैक्स इनके पास अलग होगा। तो इतने स्टेट्स है, 28 स्टेट्स है, तो इनके सेल टैक्स, इनके जो भी टैक्सेशन सिस्टम्स है वो रेट्स मैच नहीं करेंगे विद अदर स्टेट्स। तो एप्पल कंपनी को यहाँ पे एक उनका
टैक्स बेस बनाना पड़ेगा, टैक्स और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। हर स्टेट में एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस स्टेट के हिसाब से वो टैक्सेस पे करेंगे और वो गवर्नमेंट को बताएंगे कि देखिए हम आपके टैक्सेस बन रहे हैं, राइट और रॉन्ग। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ क्या? क्या ये डूइंग ऑफ बिजनेस इजी होगा अपनी कंट्री में अगर इस तरीके का सिस्टम रहो? अगर आप यूएस में अगर कंपनी स्टैब्लिश करना चाहते हैं, वहां पे न्यूयॉर्क में अलग टैक्स है, वाशिंगटन में अलग टैक्स है, ओके, मिशिगन में अलग टैक्स है, ये पूरे टैक्सेस ऐसे है। ओके, यूके में एक ही टैक्सेशन सिस्टम है, यूके में एक ही टैक्सेशन सिस्टम है। क्या आप यूएस में इंप्लीमेंट जाके कंपनी खोलेंगे या यूके में जाके खोलेंगे? तो आपका आंसर होगा सर यूके में खोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे एक ही टैक्सेशन सिस्टम है, एक ऑफिस यहाँ पे खोल लो बस हो जाता, वो एक ऑफिस से आपको पूरा ऑटोमेटिकली यू कैन प्रॉपरली शो योर अकाउंट। बट यहाँ पे यूएस में न्यूयॉर्क में अलग ऑफिस, वाशिंगटन में अलग ऑफिस, बिकॉज सबके अलग अलग टैक्सेस है। तो आपको इतना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा, इतना मैन पावर मेंटेन करना पड़ेगा, तो आपका कॉस्ट वैसे ही बढ़ जाएगा। वो बढ़ने से क्या होगा, प्रोडक्ट का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, बिकॉज जितना खर्चा आपको हुआ वो पूरा खर्चा आप किससे निकालेंगे, आपके प्रोडक्ट से निकालेंगे। तो प्रोडक्ट में ऐड करते चले जाएंगे, करते चलेंगे, जितना भी टैक्स वो देंगे इंप्लीमेंट होगा आपके ऊपर, आप वो टैक्स पूरा शिफ्ट करेंगे थर्ड पर्सन को। इससे चीज़ें महंगी हो रही थी, इससे चीज़ें महंगी हो रही थी। सो जीएसटी का मेन मकसद आने का ये था कि पहली बात तो इतने टैक्सेशन की ज़रूरत नहीं है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हार्म हो रहा है, इसलिए पहली बात ये टैक्सेस पूरे निकाल दिए, एक ही टैक्स रहे, सो दैट बाहर के कंपनी जब इंडिया में आते हैं तो उनको एक सुकून रहे और उनको एक प्रॉपरली उनको प्रेडिक्शन मिलेगी कितना टैक्स पे करना है। दूसरा क्या है, कंज्यूमर को यहाँ पे फायदा होगा, बिकॉज ओके यहाँ पे अलग अलग टैक्सेस नहीं रहेंगे, एक ही टैक्स की वजह से आराम से वो कंज्यूमर भी एक रैशनल थिंकर हो सकता है, एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है अपने एक्सपेंसेस के ऊपर, राइट। ये दो कंज्यूमर के ऊपर जो इफेक्ट हो रहा था वो कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं, और जो फॉरेन कंपनीज नहीं आ रहे थे उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इफेक्ट बोलते हैं। ये दोनों को निकालने के लिए जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। जीएसटी चलो लेटेस्ट अभी पढ़ते हैं। जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में, गवर्नमेंट में 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गवर्नमेंट लेके आई थी। ओके, ये अमेंडमेंट से क्या हो गया, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो पहले सेंट्रल उनके मैटर्स पे टैक्स लॉ बनाती थी, स्टेट गवर्नमेंट उनके टैक्स मैटर्स पे लॉ बनाती थी। ओके, ये अलग अलग जो लॉ बनाते थे टैक्सेस पे, अभी वो टैक्सेस बनाने की पूरी पावर यूनिफाइड हो गई है। क्या हो गई है, यूनिफाइड। सो टैक्स की जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं, मीन्स कौन से टैक्स एडमिनिस्टर कर रहे हैं अक्रॉस द इंडिया, अभी वो एकजुट हो गया है, यूनिफिकेशन में आ गए हैं। इट वॉज एक्चुअली वन नेशन वन टैक्स रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए पूरे इंडिया में एक ही टैक्स रहा तो अच्छा होगा। ये मंत्रा के वजह से ही जीएसटी को लाना पड़ा। ओके, ये लाते ही क्या हो गया, ओके, स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर्स थे, ओके, स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर्स थे अंडर द शेड्यूल 7th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर आइदर डिलीटेड और अमेंडेड। ओके, स्टेट लिस्ट के जो भी मैटर्स थे विद रिगार्ड टू टैक्सेशन वो पूरे डिलीट कर दिए गए हैं। अभी नाउ द सिचुएशन क्या हुआ, ये अमेंडमेंट से स्टेट्स आर नो लॉन्गर लेजिस्लेट ऑन एनी ऑफ द टैक्स मैटर्स। ओके, जिस तरह से पहले सेल्स टैक्स लगाते थे ऑन द परचेज ऑफ गुड्स, ओके, और वो आराम से लॉ बनाते थे, नए नए टैक्सेस लगाते थे। अब जीएसटी आने के वजह से स्टेट गवर्नमेंट का पूरा जो पावर था टैक्स लॉस बनाने का वो पूरा सबज्यूम हो गया है जीएसटी के अंदर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द जीएसटी हैज डन टू द फिस्कल फेडरलिज्म ऑफ आवर कंट्री। याद रखिए, जीएसटी आने की वजह से क्या हो गया, जो स्टेट गवर्नमेंट खुद से लॉस बनाते थे टैक्स के ऊपर, उनके टैक्स के मैटर्स के ऊपर, अभी वो उनके टैक्स के मैटर्स के ऊपर लॉ नहीं बना सकते, अभी वो जीएसटी के साथ मिलकर काम करेंगे, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। ये अमेंडमेंट से क्या हुआ, विद दिस अमेंडमेंट, ओके, विद दिस अमेंडमेंट, power to legislate on GST was inserted through a newly introduced article 246A। ओके, तो अभी क्या हो गया, स्टेट गवर्नमेंट के पूरे पावर्स, टैक्सेशन पावर्स ले लेके उसको सबज्यूम कर दिए हैं अंडर जीएसटी, और जीएसटी पे लॉ बनाने का आर्टिकल कौन सा है, 246A। ये होते ही क्या हो गया, फिस्कल फेडरलिज्म जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 7 शेड्यूल में मेंशन की गई थी वो एंड हो गई। अभी 2 यूनिट्स नहीं बनाएंगे अलग अलग, चेंज इन लेजिस्लेटिव पावर्स हो गया। पहला क्या चेंज हो गया, ओके, जो जनरल डोमिनियन था, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट उनके टैक्स मैटर्स पे लॉ बनाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट उनके
टैक्स मैटर्स पे लॉ बनाती थी और अपने दोनों भी अपने ओन लिस्ट में डोमिनेटेड थे। अभी वो डोमिनेटेड नहीं हो गए हैं, वो डिसॉल्व हो गए हैं। ओके, एंड विद द जीएसटी आने के वजह से it gave powers to bring laws on various subjects and afforded them to an express authority to make legislation on GST. GST आने के बाद में एक ऐसी अथॉरिटी बनाई गई है GST काउंसिल। अब वो काउंसिल बनाएंगी लॉज ऑन द वेरियस सब्जेक्ट्स वेदर इट आर इन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में जो भी है, स्टेट यूनिट्स में जो भी लॉस है, अब वो बनाएंगी। तो एक क्या हो गया, 246A आर्टिकल आने के वजह से ओके जीएसटी के ऊपर लॉ बनाना का अनुमति अपने को मिल गई है 246A। और ये जो जीएसटी की जो भी लॉ बनाएंगे ओके वो इट हैज एंडेड व्हाट डोमिनियन स्टेटस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉस ऑन देयर ओन लिस्ट एंड इट क्रिएटेड ए न्यू अथॉरिटी। ये अमेंडमेंट से एक अथॉरिटी भी आ गई जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल। अब ये बनाएंगी लॉस जीएसटी के ऊपर। ओके, आर्टिकल 279A से एक जीएसटी काउंसिल एस्टेब्लिश की गई है जिसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस रहेंगे और पूरे स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर्स रहेंगे। तो ये काउंसिल में बैठेंगे। ये काउंसिल की फंक्शन क्या रहेंगी? पहली बात तो इट विल जिस जीएसटी काउंसिल के पास ये पावर रहेगा कि वो रिकमेंड करे, रिकमेंडेशंस ऑन सेवरल डिफरेंट मैटर्स पे रिकमेंड कर सकती है। वाइड रेंजिंग पावर से ये जीएसटी के काउंसिल पे बहुत सारे मैटर्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पे डिस्कस करके रिकमेंड करती है। दिस इंक्लूड मॉडल जीएसटी लॉ, द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे बी, अगर कोई सर्विस गुड्स एंड जीएसटी पे की कोई गुड्स को लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, क्या टैक्स रेट होना चाहिए, दूध के ऊपर क्या टैक्स रेट रहना चाहिए, तो जीएसटी काउंसिल प्रॉपर्ली अपने ओपिनियंस रिकमेंडेशंस देंगी ऑन द वेरियस मैटर्स ऑफ जीएसटी। ओके फाइन। और ये जीएसटी के वोट्स किस तरीके से काम करें, काउंसिल के वोट किस तरीके से काम करें, उसमें यूनियन गवर्नमेंट वाज ग्रांटेड ए वर्चुअल वीटो। यूनियन गवर्नमेंट वाज ग्रांटेड ए वर्चुअल वीटो। इसमें पावर किसका ज्यादा है? यूनियन गवर्नमेंट का ज्यादा है विद रिगार्ड टू नॉट विद रिगार्ड टू वोटिंग, विद रिगार्ड टू हाउ द काउंसिल वोट्स। काउंसिल वोट्स किस तरीके से काम करना है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास हिस्सा है। ओके, ये हो गया अपना। ओके, द जीएसटी आने के वजह से जीएसटी क्यों लाना पड़ा और जीएसटी आने की वजह से क्या क्या चेंजेस आ गए हैं फिस्कल फेडरलिज्म में, ये और ये दो स्लाइड्स आपको ओके ये 3 स्लाइड्स ओके ये 2 स्लाइड में है कि जीएसटी आने की वजह से किस तरीके का बदलाव हुआ है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू टैक्सेशन सिस्टम। ये 2 स्लाइड्स में है। ये स्लाइड में जीएसटी काउंसिल का फंक्शंस है, जीएसटी काउंसिल का फंक्शन है। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ओके इज देयर विद रिगार्ड टू यूनियन ऑफ इंडिया और मोहित मिनरल्स। ओके, मोहित मिनरल्स एक कंपनी है अपनी इंडिया की, उन्होंने एक केस डाला था यूनियन ऑफ इंडिया के ऊपर और ये केस में मोहित मिनरल्स जीत गए हैं, यूनियन ऑफ इंडिया हार गई है। और बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन और यू कैन से द जजमेंट दिया गया है बाय द कोर्ट दैट सेंटर माइट हैव नॉट एवर इमेजिन, सेंटर इतना इमेजिन भी नहीं कर सका उतना बड़ा ऑब्जर्वेशन और यू कैन से द जजमेंट दे दिया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट। ओके, यहाँ पे एक्चुअली ये केस था कि वैलिडिटी ऑफ लिवी इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टर्स। अगर मैं इंडिया में कुछ इंपोर्ट करता हूँ तो मैं आईजीएसटी बन रहा हूँ। ओके, आईजीएसटी बनने के बाद में भी गवर्नमेंट मेरे से और अलग एक टैक्स ले रही है। ओके, तो मैं ये क्यों बनूं? 2 बार टैक्सेशन तो आप कर ही रहे हैं मेरे ऊपर, अगर ये और एक टैक्स ले रहे हो तो यही हुआ था। गुजरात हाई कोर्ट हैज डिक्लेयर द टैक्स इलीगल। ऑलरेडी जब बंदा आईजीएसटी बन रहा है तो आप एडिशनल टैक्स लेना इलीगल है, ये कहलाता है डबल टैक्सेशन अकॉर्डिंग टू द जस्टिस चंद्रचूड़ जजमेंट। ठीक है फाइन, क्योंकि जब आप आईजीएसटी बन रहे हैं तो ये सबज्यूम कर दिया जाता है ये कि ये इंपोर्ट आराम से हो जाएगा, कंट्री में आ जाएगा। सो इट इज़ ए परसीव्ड सर्विस है ये तो कैसे भी होगा। अगर मैं आपसे एसी लूँ तो मैं ये तो एक्सपेक्ट करूँगा कि आप एसी इंस्टॉल करेंगे मेरे घर पे, राइट? ये तो परसीव्ड है। अगर मैं आपसे एसी लूँगा मगर एसी मैं ही एस्टेब्लिश मैं ही रख लूँगा, ऐसा तो मैं कभी परसीव नहीं कर सकता ना। जब आप कुछ खरीदते हैं तो उसके जो भी रिलेटेड सर्विसेज जब को आपको पहली दफ़ा मिलना चाहिए तो वो तो आपको ऑटोमेटिकली आप परसीव करते हैं, राइट? अगर आप टीवी ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली रिमोट कंट्रोल परसीव करते हैं, राइट और रॉन्ग? तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़े चीज़ें परसीव्ड हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि देखिए अगर आप कोई आईजीएसटी बन रहा है
ओके, इंपोर्टर है, जैसे कि मैं कुछ दुबई से या यूएस से कुछ मंगा रहा हूँ तो मैं आईजीएसटी बन रहा हूँ। अभी आईजीएसटी बनने के बाद में भी आप मुझे इंपोर्ट करने के लिए बॉर्डर पे, ओके, आप मुझे और एक टैक्स लगा रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ जीएसटी का? ये तो डबल टैक्सेशन हो गया। मैं तो ये सोचा कि आईजीएसटी बनने के बाद मेरा काम हो गया, तो ये तो डबल टैक्सेशन नहीं होगा, बट ये आप ले रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये डबल टैक्सेशन है, इलीगली कलेक्ट किया जा रहा है, सो हम ये टैक्सेशन नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। सुप्रीम कोर्ट में ने मोहित मिनरल्स को यहाँ पे जिताया तो है, और बट बहुत सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी चीज क्या बोले हैं? ओके, द अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द जजमेंट इज, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंजॉय इक्वल पावर्स टू लेजिस्लेट ऑन द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अभी क्या है, जीएसटी के ऊपर बोथ स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकते हैं। ओके, फाइन। एंड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के जो भी रिकमेंडेशंस रहेंगे, दे आर जस्ट रिकमेंडेशंस एंड कुड नेवर बी बाइंडिंग ऑन ए लेजिस्लेटिव बॉडी। सो जीएसटी काउंसिल से बड़ी तो लेजिस्लेटिव बॉडी है। अब स्टेट लेजिस्लेचर से बड़ा तो जो जीएसटी काउंसिल तो नहीं होगा ना। तो जीएसटी के जो भी रिकमेंडेशंस रहेंगे काउंसिल में, तो आप उसको लेजिस्लेटिव पावर से तो ओवर रूल नहीं कर सकते। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव पावर अथॉरिटी तो सबसे बड़ी है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन दिया गया है, ओके, बाय दी सुप्रीम कोर्ट। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अभी पार्लियामेंट एंड स्टेट कैन मेक्स ओन लॉस, ओके, ऑन द जीएसटी। और एक क्या बोला है कि अगर जीएसटी के जो भी रिकमेंडेशंस रहे, इट कुड नेवर बी बाइंडिंग ऑन द लेजिस्लेटिव बॉडी। ऐसा नहीं है कि जीएसटी में जो भी डिसीजन लिए वो स्टेट फॉलो करो, वो करे तो कर भी सकते या तो नहीं भी कर सकते। लेजिस्लेचर नहीं चाह रहा है अगर उस तरीके का टैक्सेशन, तो आप मत रखो। जस्ट लाइक आप समझ सकते हैं कि चलो दूध के ऊपर जीएसटी काउंसिल पूरे मिनिस्टर्स मिलकर दूध के ऊपर 18% टैक्स लगाए, ठीक है। अब मैं दूध मंगा रहा हूं बाहर से, तो 18% ही लेना, राइट। अगर मैं गुजरात के पोर्ट से, कंडला पोर्ट से दूध मंगा रहा हूं, तो मेरे पास 18% ही लेना। अगर आईजीएसटी है तो कुछ ज्यादा है तो ज्यादा लेना, जो भी टैक्स रेट है वो मैं दे दूंगा, मगर वहां पे एडिशनल टैक्स लेना तो गलत है, राइट। तो वहां पे गुजरात गवर्नमेंट, उनकी लेजिस्लेटिव बॉडी ये पास कर सकती है कि हमारे पास जो दूध आ रहा है उस पर हम टैक्स एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, उस पर हम ले लेंगे, जो भी आईजीएसटी है वही बंद हो, वही बंद हो। तो ये लॉ जो भी रिकमेंडेशन है, अब बाइंडिंग करना नहीं करना ये डिपेंड्स ऑन दी गुजरात गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरीके का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट से। निर्मला मैडम को ये मालूम होते मैडम ने परेशान हो गए। मैडम बोले कि नहीं भाई, ये ऐसा कुछ नया तो नहीं है, ओके, ये जजमेंट डज नॉट इन एनी वे ले डाउन एनी न्यू थिंग। ये कुछ नया नहीं बोले हैं सुप्रीम कोर्ट, ओके। और ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से जीएसटी का जो फंक्शनिंग हो रहा है वो फंक्शनिंग को कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, okay, because it does not lay down any fundamentally different to the existing GST framework of जीएसटी। तो निर्मला मैडम ने डायरेक्टली ये बोल दिया गया है कि ये जजमेंट से कुछ होने वाला नहीं है, जैसा जीएसटी चल रही है वैसी जीएसटी चलेगी, ऐसा बोल के उन्होंने बोल दिया है। बट एक्सपर्ट आर्टिकल में ये कहते हैं कि निर्मला मैडम का जो भी अजम्पशन है वो रॉन्ग है, ओके, उन्होंने प्रॉपरली पढ़ा नहीं है कोर्ट का जजमेंट, okay, but this is not the what court has observed. So whatever she is saying, that is very discourse to what the court has said. That was the author saying in the article, okay. अभी तक गवर्नमेंट अक्रॉस इंडिया दे हैव ट्रीटेड जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन बहुत सैक्रोसाइंट समझते थे। कौन से भी स्टेट गवर्नमेंट क्या समझते थे, अरे भाई जीएसटी के रिकमेंडेशन बहुत सैक्रोसाइंट है, बहुत होली है, कैसे भी मानना पड़ेगा। मोहित मिंडल के केस में ये कहा गया है स्टेट लेजिस्लेचर के बाय सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेजिस्लेचर पोजेस करता है द अथॉरिटी टू डिविएट फ्रॉम एनी एडवाइस रेंडर्ड बाय द जीएसटी काउंसिल एंड टू मेक देयर ओन लॉज बाय असर्टिंग, okay, so that they can be also assumed as a equal partners in federal architecture. फेडरल आर्किटेक्चर बनाया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इसी मकसद से बनाया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। थोड़े एस्पेक्ट्स में स्टेट गवर्नमेंट्स आर इक्वल पार्टनर्स विद सेंट्रल गवर्नमेंट, थोड़े एस्पेक्ट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्ट्रॉन्ग सेंटर रहने की वजह से उनके पास ज़्यादा पावर है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सेंटर हमेशा ही स्ट्रॉन्ग रहेंगी, थोड़े ही मैटर्स पे वो स्ट्रॉन्ग है, थोड़े ही मैटर पे वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। थोड़े मैटर्स पे, सम मैटर्स वेयर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर इक्वल, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके की स्कीम है, कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों इक्वल भी है और समटाइम्स सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है, तो इस तरीके से। तो मोहित मिंडल केस में सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि अगर कोई रिकमेंडेशन कोई स्टेट लेजिस्लेचर को अच्छा नहीं दिखता तो वो उससे डिविएट भी हो सकते हैं और खुद के लॉज बना सकते हैं, क्योंकि उनका वो बुनियादी हक दिया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। जब अमेंडमेंट फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, ओके,
देयर वाज कंफ्यूजन कि काउंसिल के डिसीजन, जीएसटी काउंसिल के डिसीजन बाइंडिंग है या नहीं, ये कंफ्यूजन थे। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, कंफ्यूजन्स क्लियर हो गए और जीएसटी के जो भी, जीएसटी काउंसिल के जो भी बैठ के ये लोग टैक्स रेट फिक्स करते थे, वो एडवाइजरी नहीं मानते थे, वो एज ए रिकमेंडेशंस दैट टू बी इनैक्टेड, एज ए कंपल्शन ही मानते थे और उस तरीके से ही काम करते थे, रिकमेंडेशंस नहीं समझते थे। ओके, द फैक्ट दैट आर्टिकल 279A डायरेक्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैकेनिज्म to adjudicate dispute between on the decision by the council suggested that those government in fact be bound by any advice rendered to them। जीएसटी काउंसिल क्रिएट करने का मतलब क्या है, आर्टिकल 279A से एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्रिएट किया गया है। वन नेशन वन टैक्स तो आप बोल रहे हैं, पूरे स्टेट गवर्नमेंट्स और आप मिलकर सहमति से काम कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है स्टेट्स को, ओके, विद द यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन, वो बैठ के उसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद में जो भी रिकमेंडेशन होगा वो तो बाइंडिंग ही होगा, बिकॉज उसका मतलब ही नहीं है ना, फिर जीएसटी काउंसिल का मतलब ही नहीं है अगर डिस्प्यूट अगर रिजॉल्व नहीं हो तो। सो जो भी रिकमेंडेशंस रहेंगे वो रिकमेंडेशंस को अगर सहमति रही तो आगे बढ़ेंगे, सहमति नहीं रही तो उसको रिजॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। सो एट दी एंड जीएसटी के जो भी रिकमेंडेशंस है वो तो फाइनली हुए ना, दैट इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट वाज सेइंग। अगर हम फार्मर देखते, द फार्मर रीडिंग, अगर हम पहले का केस देखते, डिप्लॉयड, the purpose behind introduction of common GST would be in jeopardy। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के पहले पार्ट पे अगर हम जाते हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीएसटी, ओके, जो जीएसटी पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों भी ला बना सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का पहला जजमेंट था, मेन जजमेंट में पहला हिस्सा ये था। तो अगर इसके थ्रू जाते हैं तो फिर जीएसटी का मतलब ही नहीं बना, क्योंकि अलग अलग लॉस तो पहले ही बना रहे थे, जीएसटी से सब मिलके एक लॉ बना रहे थे, राइट। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के पहले जजमेंट में से जा रहे थे तो जीएसटी का इंट्रोड्यूस करना ही जियो पार्टी में कंफ्यूजन में आ जाता है। अगर लेटर बाद के हिस्से में अगर हम जाते हैं जहां पे जीएसटी कैन गिव रिकमेंडेशंस और वो रिकमेंडेशंस बाइंडिंग होते हैं, अगर हम इस तरीके से जाते हैं, सेकंड हिस्सा अगर पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट की जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी दी गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द स्टेट गवर्नमेंट, दैट स्टैंड व्हाट डिसॉल्व, वो हो जाएगी डिसॉल्व। ओके, तो पहला जजमेंट का पहला हिस्सा पढ़ते हैं तो जीएसटी का इंट्रोडक्शन करना ही, अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग लाभ बना ही सकते हैं तो जीएसटी का मतलब क्या। अगर सेकंड अगर व्यू देखते हैं जजमेंट का, उसमें ये लिखे वाला है कि जीएसटी अगर लाए हैं, ओके, और जीएसटी के वजह से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी लेजिस्लेटिव पावर्स है वो अंडरमाइन हो चुके हैं। अगर इस तरीके से पढ़ते हैं तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी 7 शेड्यूल में दिए गए हैं दोनों को, वो डिसॉल्व हो गए हैं। तो यहाँ पे दो कन्फ्यूजन्स हैं। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है, जस्टिस चंद्रचूड़ वर्ड्स व्हाट ही सेड इज, ओके, ही हैज सेड दैट ये दो भी जो जजमेंट्स है दे वुड रन काउंटर, ओके, they would run counter to the words of constitution or philosophical values underlying the language deployed। अगर हम प्रॉपरली देखें फेडरल फिजिकल फेडरलिज्म, जो जीएसटी को अभी जिस जीएसटी का जो नेचर है जजमेंट से पहले अगर उस तरीके से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज और फिलोसॉफिकल वैल्यूज को हम अंडरमाइन कर रहे हैं। अपना जो फेडरल कंपैक्ट है, जो फेडरल अपने को दिया गया है कंपार्टमेंट के थ्रू, लाइक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ऐसा जिस तरीके से अपने को फेडरल एक कंपार्टमेंट दिए गए हैं, दे आर नॉट सिमेट्रिकल, मीन्स एक के बाद एक आना, एक के बाद एक आना, तो एक हुआ तो एक होना, ऐसा सिमेट्रिकल कुछ नहीं है। दो सम एस्पेक्ट्स पे सेंट्रलाइजिंग ड्रिफ्ट है, सेंटर स्ट्रांग है, वेयर द यूनियन इज ग्रांटेड ए लार्जर शेयर ऑफ पावर। ओके, थोड़े एस्पेक्ट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन पे यूनियन गवर्नमेंट का बहुत पावर है टू लेजिस्लेट, बट इन सम अदर एरियाज स्टेट्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, स्टेट इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। ओके, आर्टिकल 246A के हिसाब से विच वॉज इंट्रोड्यूस बाई 101st अमेंडमेंट एक्ट, ओके, इट गिव्स पावर बोथ टू द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट ऑन जीएसटी। पहली बात, जो आर्टिकल 246A है, जो 101 अमेंडमेंट एक्ट जीएसटी से इंट्रोड्यूस किया गया है, इट गिव्स पावर टू बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट ऑन जीएसटी। और यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है इन केस ऑफ एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी, इन केस ऑफ एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू द कोर्ट। ओके, द स्टेट कैन नॉट बी लिमिटेड by reading article 279A which establishes GST काउंसिल। तो यही बोल रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल आने के वजह से ऐसा नहीं कि आप ला ही मत बनाओ
ओके क्योंकि रिकमेंडेशंस का मतलब ही ये है कि ये रिकमेंड कर रहे हैं, इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट उसको अपनाए या ना अपनाए वो बात की बात है, तो लेजिस्लेट करना ज़रूरी है स्टेट गवर्नमेंट को ऑन दैट रिकमेंडेशंस, दैट इज़ व्हाट, क्योंकि वो फिजिकल फेडरलिज्म का जो भी एक एक्चुअली इंपॉर्टेंस है, जो एक्चुअली उनका बुनियादी जो हक है स्टेट्स का, जो कि लॉ बनाओ उनके स्टेट लिस्ट में, वो आप नहीं छीन सकते। तो जीएसटी के जो भी रिकमेंडेशन है वो आप अपनाओ, स्टेट गवर्नमेंट अपनाओ या नहीं अपनाओ, वो उनकी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 256A। ये गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है। इफ द जीएसटी काउंसिल was intended to be decision making rahi according to whose recommendations transformed to legislation, okay, such a qualification would have been included in the article 246 or 279A, but in the present case no such qualifications can be found। अगर जीएसटी काउंसिल जो भी रिकमेंडेशंस करती थी अगर वो बाइंडिंग होते थे तो आर्टिकल 246A या 279A में वो मेंशन करते थे, क्वालिफाई करते थे कि क्वालिफिकेशन होता था। क्वालिफिकेशन का मतलब नहीं है कि, मतलब क्या है कि मेंशन करना, बट मेंशन तो किया ही नहीं गया है। प्रेजेंट केस में देयर इज नो सच क्वालिफिकेशन फाउंड। जीएसटी काउंसिल में अगर पूरा जीएसटी अगर एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे यही रहेगा कि जीएसटी काउंसिल रिकमेंड ये करिए, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड वो करिए, जीएसटी काउंसिल ये रिकमेंड करिए, रिकमेंड ही पढ़ते थे आप। जीएसटी काउंसिल में ये लिखा हुआ ही नहीं है कि ये बाइंडिंग है, ओके और स्टेट इसको फॉलो करना है, ये लिखा हुआ ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये ओपन एंडेड है। जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस क्या है, ओपन एंडेड है, स्टेट गवर्नमेंट बनाओ या नहीं बनाओ, या फॉलो करो या नहीं करो। दिस इज व्हाट ई चंद्रचूड ओके ऑब्जर्वेशंस वर देयर। ओके फाइन, अभी पर्सपेक्टिव में क्या है, देखिए कोर्ट यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि लेजिस्लेचर के थ्रू आप ऐसे एक्ट्स मत लेके आओ, ऐसा नहीं बोल रहा है। कोर्ट ये बोल रहा है कि आप लेजिस्लेचर के थ्रू लॉ बना सकते हैं जहां पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अच्छी बात है। ओके द काउंसिल के नॉट ओके स्टैट्यूटरी लॉ से मेक काउंसिल रिकमेंडेशन बाइंडिंग और ऑन एग्जीक्यूटिव बॉडीज। जो लेजिस्लेटिव एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो आप पार्लियामेंट ऐसा एक लॉ बना के उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं छीन सकती है, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन लेजिस्लेटिव पावर्स कैन बी ग्लीन्ड ऑन ए मीनिंगफुल रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट से एक ऐसा लॉ पास करके पूरे स्टेट गवर्नमेंट को डोंट मेक एनी लॉस ऑन दिस मैटर्स विच आर एक्चुअली गिवन टू देम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन से ही उनको जो आए थे, ओके उन पे ही आप लॉ नहीं बनाना बोल के बोल रहे, ये बहुत गलत है। टुडे बिकॉज ऑफ द रूलिंग इन मोहित मिनरल, स्टेट गवर्नमेंट विल बी फ्री टू एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट पावर टू लेजिस्लेट ऑन जीएसटी। इट इज पॉसिबल दैट दिस माइट लेड टू कॉन्फ्लिक्टिंग टैक्सेशन रीजन्स फिर से शुरू हो जाएंगे विद द आइडिया ऑफ वन नेशन वन टैक्स रेंडर्ड नगेटरी। वन नेशन वन टैक्स, अगर मोहित मिनरल्स के केस, अगर ये सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट है, अगर ये स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, जो वन नेशन वन टैक्स का जो ड्रीम हम बनाए थे वो फिर से अंडर चले जाएगा, उसमें कुछ काम में नहीं आएगा। ओके दिस इज ऑल अबाउट दी पर्सपेक्टिव विद रिगार्ड टू सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे प्रॉपरली कॉशन करना होगा सुप्रीम देख सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट फिर से बैठना होगा कि रिकमेंडेशंस को बाइंडिंग बनाए या नहीं बनाए, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। क्योंकि वन नेशन वन टैक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आना बहुत ज़रूरी है। अगर फिर से ही पुराने सिस्टम में चले गए कि स्टेट गवर्नमेंट उनके सब्जेक्ट्स उन्हें लॉस खुद अलग से बना रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर अलग टैक्सेस बना रही है, तो इस वजह से फिर से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हार्म होगा। सो इट इज़ बेटर दैट दोनों को बैठो, दो भी बैठक करें स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक प्रॉपरली वे आउट फाउंड करें कि किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव पावर भी ना खो और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है स्टेट गवर्नमेंट्स को लेके चलें और एक वन नेशन वन टैक्स को एनविसेज करें। ओके तो ये इंपॉर्टेंट है कंक्लूजन में लिखने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर टू मी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।